मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नया विषय समझने जा रहे हैं। पारिवारिक संपत्तियों के मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत एग्जिबिट के नियमों को समझना। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को अब रिपील्ड कर दिया गया है और उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने ली है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ है। यह नया कानून भारत की साक्ष्य प्रणाली को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाता है। अगर आप पारिवारिक संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार विवाद या संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे में शामिल हैं, तो इन नए एग्जिबिट रूल्स को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक पुराने अधिनियम से नए अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 1872 का कानून बहुत पुराना हो चुका था और उसमें कई उपनिवेशकालीन प्रावधान मौजूद थे। हालांकि मूल सिद्धांत जैसे प्रासंगिकता, साक्ष्य का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य वही रखे गए हैं। लेकिन नया अधिनियम अब अधिक स्पष्ट, सरल और तकनीकी युग के अनुकूल बना दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य को पहले से कहीं अधिक महत्व दिया गया है। यह बदलाव आज के दौर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां पारिवारिक विवादों में ईमेल, व्हाट्सएप संदेश, डिजिटल दस्तावेज और ऑनलाइन बैंक रिकॉर्ड्स का प्रयोग बढ़ गया है। 2 परिभाषाएं और क्षेत्र का विस्तार। नए अधिनियम ने दस्तावेज और साक्ष्य की परिभाषा को और विस्तृत कर दिया है। अब दस्तावेज में केवल कागजी रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जैसे कंप्यूटर, सर्वर, मेमोरी डिवाइस या संचार प्रणाली में संग्रहित डेटा। इसी तरह साक्ष्य में अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गवाही भी शामिल है। इसका अर्थ है कि अब किसी संपत्ति का स्कैन किया हुआ दस्तावेज या डिजिटल गिफ्ट डीड भी अदालत में वैध साक्ष्य माना जा सकता है, यदि उसकी उत्पत्ति और प्रामाणिकता साबित की जा सके। 3 एग्जिबिट नियमों की कार्यप्रणाली चरणवार समझें। का याचिका दायर करने के चरण में, जब कोई वादपत्र, प्लेंट या लिखित उत्तर, रिटन स्टेटमेंट दाखिल किया जाता है, तो हर पक्ष को यह सूची देनी होती है कि वह किन दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड्स पर भरोसा करेगा। अब यह और भी आवश्यक हो गया है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे ईमेल, बैंक रिकॉर्ड्स, डिजिटल डीड्स, स्क्रीनशॉट्स आदि को शुरुआत में ही दर्शाया जाए। यदि कोई दस्तावेज प्रारंभ में उल्लेखित नहीं किया गया, तो बाद में उसे दाखिल करना मुश्किल हो सकता है, जब तक कि न्यायालय से विशेष अनुमति न मिले। ख. साक्ष्य प्रस्तुत करने के चरण में, साक्ष्य के दौरान वह पक्ष या गवाह जो दस्तावेज को प्रमाणित कर सकता है, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। तब न्यायालय उसे एग्जिबिट P1, P2 आदि वादकार के लिए या एग्जिबिट D1, D2 आदि प्रतिवादी के लिए के रूप में अंकित करता है। अब नया अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि डिजिटल या स्कैन किए हुए दस्तावेज भी मूल साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस माने जा सकते हैं, यदि वे उचित अभिरक्षा, प्रॉपर कस्टडी से प्रस्तुत किए गए हों और उनकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह न हो। न्यायालय दस्तावेज की जांच करता है और जब तक वह उचित रूप से सत्यापित न हो जाए, तब तक उसे एग्जिबिट के रूप में स्वीकार नहीं करता। ग. आपत्तियां और जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन। विपक्षी पक्ष दस्तावेज की प्रामाणिकता, हस्ताक्षर या निष्पादन एग्जीक्यूशन पर आपत्ति उठा सकता है या यह कह सकता है कि उसमें छेड़छाड़ की गई है। विशेष रूप से डिजिटल रिकॉर्ड्स के लिए यह आवश्यक है कि आप यह साबित कर सकें कि यह रिकॉर्ड कहां से आया, कैसे सुरक्षित रखा गया और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके लिए मेटाडेटा, सर्वर लॉग्स या विशेषज्ञ गवाह की सहायता ली जा सकती है। 4. दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य पर प्रमुख प्रावधान। अब आइए उन प्रमुख धाराओं को समझें जो पारिवारिक संपत्ति विवादों में प्रदर्शों से संबंधित हैं। धारा 57 मूल साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस को परिभाषित करती है। इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी शामिल किया गया है। यदि आप किसी डिजिटल फाइल को उसके मूल स्रोत से प्रस्तुत करते हैं, तो उसे मूल साक्ष्य माना जाएगा। जैसे ईमेल में संग्रहित पंजीकृत बिक्री विलेख, सेल डीड की स्कैन कॉपी अब स्वीकार्य मानी जाएगी। धारा 58 द्वितीयक साक्ष्य,
सेकेंडरी एविडेंस से संबंधित है। इसमें मौखिक स्वीकारोक्ति, विशेषज्ञ रिपोर्ट्स और सत्यापित प्रतिलिपियां भी शामिल की गई हैं। अर्थात यदि मूल दस्तावेज खो गया हो तो प्रमाणित प्रतिलिपि या विशेषज्ञ गवाही के माध्यम से भी साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 61 से 63 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण और सत्यापन के नियमों को स्पष्ट करती हैं। धारा 66 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की वैधता और प्रमाण के नियम निर्धारित करती है, जो डिजिटल गिफ्ट डीड्स या फैमिली सेटलमेंट्स में बहुत प्रासंगिक हैं। धारा 67 अभिप्रमाणित दस्तावेजों, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जैसे वसीयत या उपहार पत्र के निष्पादन को साबित करने की प्रक्रिया बताती है। साथ ही नए अधिनियम ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की प्रामाणिकता से संबंधित कुछ नवीन अनुमान, प्रिजम्पशंस भी जोड़े हैं, जिससे यदि कोई रिकॉर्ड तकनीकी मानकों का पालन करता है तो न्यायालय उसकी प्रामाणिकता मान सकता है। 5 प्रमाण का भार और ग्राह्यता, एडमिसिबिलिटी। धारा 104 से 107 प्रमाण के भार से संबंधित हैं, यानी किसे क्या साबित करना है। पारिवारिक विवादों में जो पक्ष किसी दस्तावेज की वास्तविकता या निष्पादन का दावा करता है, उसे ही इसे साबित करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पक्ष यह कहता है कि वसीयत या समझौता असली है, तो उसे उसके निष्पादन और साक्षी की गवाही द्वारा यह साबित करना पड़ेगा। ग्राह्यता, एडमिसिबिलिटी के लिए दस्तावेज का प्रासंगिक, वैध रूप से पंजीकृत और उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत होना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए उसका तकनीकी सत्यापन भी जरूरी है। 6 अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन। नए अधिनियम में तैयारी ही सफलता की कुंजी है। पहला, सभी संपत्ति संबंधी दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड्स की संपूर्ण सूची बनाएं। दूसरा, डिजिटल साक्ष्य की श्रृंखला, चेन ऑफ कस्टडी सुरक्षित रखें, यानी ईमेल, सर्वर लॉग और टाइम स्टैम्प्स को सुरक्षित रखें। तीसरा, यदि दस्तावेज में डिजिटल हस्ताक्षर हैं, तो उसकी सत्यता साबित करने के लिए आवश्यक प्रमाण संकलित करें। चौथा, यदि दस्तावेज किसी स्थानीय भाषा में है, तो उसका अनुवाद और प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन अवश्य कराएं। पांचवा, बहस के समय प्रत्येक एग्जिबिट का सही एग्जिबिट नंबर बताएं, जैसे एग्जिबिट P3 या एग्जिबिट D1, ताकि अदालत को स्पष्ट संदर्भ मिल सके। 7 आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। कई लोग अब भी पुराने ढर्रे की गलतियां करते हैं, जैसे अपंजीकृत पारिवारिक समझौते दाखिल करना, फोटोकॉपीज पर निर्भर रहना या डिजिटल दस्तावेज की प्रामाणिकता साबित न करना। यदि किसी डिजिटल हस्ताक्षर या निष्पादन का प्रमाण नहीं दिया गया, तो दस्तावेज अस्वीकृत हो सकता है। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि हर दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार ग्राह्य हो। 8 व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए 2 भाई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद में हैं। एक भाई यह दावा करता है कि उसके पिता ने उसके पक्ष में एक डिजिटल गिफ्ट डीड बनाई थी, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर थे और जिसे ईमेल के माध्यम से भेजा गया था। दूसरा भाई इसे जाली बताता है। पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत इस दस्तावेज को साबित करना कठिन था, क्योंकि धारा 65B का प्रमाण पत्र अनिवार्य था। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत वही डिजिटल दस्तावेज मूल साक्ष्य माना जाएगा, यदि उसकी अभिरक्षा, निर्माण और हस्ताक्षर की सत्यता साबित की जाए। न्यायालय इसे एग्जिबिट P1 के रूप में अंकित कर सकता है और उस पर जिरह की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार नया कानून डिजिटल साक्ष्य को पारिवारिक विवादों में और अधिक प्रभावी बनाता है। निष्कर्ष: भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक आधुनिक और दूरदर्शी कदम है। यह मान्यता देता है कि आज का अधिकांश संवाद और दस्तावेज डिजिटल माध्यम में होता है। पारिवारिक संपत्ति विवादों में यह कानून अब डिजिटल साक्ष्यों को भी उतनी ही ताकत देता है जितनी पारंपरिक दस्तावेजों को। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने सभी एग्जिबिट्स, चाहे वे भौतिक हों या डिजिटल, नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार करें। याद रखें, सही तरीके से दाखिल किए गए एग्जिबिट्स ही किसी मुकदमे की सफलता का आधार होते हैं। समापन। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।
नए कानूनी विषयों की जानकारी के लिए घंटी का निशान, बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं शीघ्र ही अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।